गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं अरुण गौतम सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। तो जल्दी से आ जाएंगे भाई, फटाफट से आगे की बातचीत मेरे बच्चे शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए भैया आ जाते हैं फटाफट से और अपने आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग कल भी टेंस का प्रैक्टिस क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों, उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे भाई। तो फटाफट से आ जाएंगे और ध्यान से चीजों को समझेंगे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझते हैं। आइए फटाफट से देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? 14 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने दो और स्टेटमेंट्स है, दो और क्वेश्चंस हैं। एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे और इसको अटेम्प्ट करेंगे। आई विल गो फॉर द स्विमिंग क्लासेस टुमारो इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। क्या कहता है? मैं स्विमिंग क्लासेस के लिए जाऊंगा कल अगर मैं बुखार से मतलब रिकवर कर गया तो। इट मींस दोनों बातें फ्यूचर की हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को कल भी बच्चे मैंने आप लोगों को डिस्कस करके बताया था कि इस तरह के केसेस को किस तरह से डील किया जाता है। अगर फ्यूचर में एक के बाद एक एक्शंस की बात होगी, फ्यूचर में एक के बाद एक एक्शन की अगर बात हो रही है बच्चे, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या यूज किया करते हैं? फर्स्ट एक्शन में क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड एक्शन में फ्यूचर इंडेफिनिट। तो भाई पहले मुझे बताओ, इंसान स्विमिंग क्लासेस में जाएगा या पहले फीवर से रिकवर हो जाएगा? भाई रिकवर हो जाएगा तो ही तो स्विमिंग क्लास के लिए जाएगा। इट मींस ये हमारा क्या है? फर्स्ट एक्शन हो गया। क्या हो गया भाई? फर्स्ट एक्शन। और ये हमारा क्या है? सेकंड एक्शन, स्विमिंग क्लासेस जाना। तो सेकंड एक्शन को तो किस में रखते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट में। ये तो बिल्कुल ठीक है, विल गो बिल्कुल सही। और आप ये भी देख सकते हैं इफ वाले केसेस में है ना, आमतौर पर फिर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे क्योंकि फर्स्ट एक्शन है। तो ये हैव रिकवर्ड यहां पर गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखेंगे? इफ आई रिकवर। क्या यूज करेंगे बच्चे? इफ आई रिकवर। अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The principal announced in the school assembly that the school fees will be hiked from the beginning of the next academic session. जो प्रिंसिपल साहब हैं उन्होंने क्या किया? अनाउंस किया। तो बात हमें क्लियरली एक चीज समझ में आती है कि बात किसकी हो रही है? पास्ट की हो रही है, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट लिखा है कुछ इनडायरेक्ट स्पीच में भी दिखाई दिया हमें, है ना। अनाउंस या फिर टोल्ड या फिर है ना, इस तरह के केसेस जब आते हैं और फिर आगे चलकर दैट लग जाता है तो ये इनडायरेक्ट स्पीच को दिखा रहा है। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आई, ये तो समझ में आता है ना भैया, अनाउंस्ड पास्ट है तो विल का भी हमें यहां पर पास्ट फॉर्म का ही यूज करना होगा। तो यहां पर विल के प्लेस पर क्या यूज करेंगे दोस्तों? वुड का हम लोग यूज करेंगे। विल के प्लेस पर वुड का यूज करेंगे। क्लियर है भैया यहां तक? तो विल के प्लेस पर यहां पर क्या आ जाएगा भाई? वुड आ जाएगा। बहुत ही आसान है भाई। जानते हो ना कैन का पास्ट क्या होता है? कुड, में का माइट हो जाया करता है, जानते हो। विल शेल का वुड हम लोग कर दिया करते हैं। तो ये पास्ट फॉर्म तो आप जानते हैं अच्छे से, है ना। इज एम आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वॉज वर। सॉरी, हैज हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड हुआ करता है। ये आप जानते हैं, ठीक है। तो पास्ट था तो हमने विल को क्या कर दिया? वुड में चेंज कर दिया। अगला स्टेटमेंट देखें दोस्तों, अगला स्टेटमेंट देखें। द टेररिस्ट डिड नॉट कन्फेस्ड हिज क्राइम। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, है ना। even till the very end of his trail and said that he was innocent, है ना। और जो टेररिस्ट है उसने अपना कन्फेस चीजों को नहीं किया। अब देखो यहां पर क्या आ गया दोस्तों? डिड। याद रखना, डू हो, डज हो, डिड हो या फिर कोई भी मॉडल वर्ब हो,
डू डज डिड या फिर कोई भी मॉडल अगर है तो दोस्तों उसके बाद हमेशा और हमेशा हम लोग क्या यूज किया करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और दूसरी चीज, उस फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी एस या ईएस लगाने की भी गलती आप ना करें। कई बार जानबूझकर ऐसा दे दिया जाता है, ठीक है ना, जैसे ही, कई बार ऐसा दे देते हैं, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये एक सेंटेंस दे दिया। अब बच्चों को क्या लगता है, बहुत सारे बच्चे क्या सोच जाते हैं, भाई ही सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ही कैन जो है ना, कैन के साथ सॉल्व नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या यूज करेंगे, सॉल्व। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, समझ पाए, इजी है, समझ पाए। तो इसीलिए यहां पर डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो कन्फेस्ड नहीं, सिर्फ क्या आएगा बच्चे, कन्फेस, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा मेरे बच्चे, कन्फेस हम लोग यूज करेंगे। तो डू डज डिड या फिर कोई भी मॉडल है उसके बाद हमेशा और हमेशा वो की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। अगले स्टेटमेंट को देखें फटाफट से। इफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंटिन्यूज टू ग्रो एट द सेम रेट फॉर द नेक्स्ट few months, I think it has a high growth rate this year. देखेंगे भी फटाफट से। If the industrial sector continues to grow at the same rate, ठीक है ना, जल्दी से देखते हैं भाई। अगर इसी रेट से ये भाई ग्रो करता रहा फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले कुछ महीनों तक, ठीक है, अगले कुछ महीनों तक की बात कर दी, फ्यूचर की बात, तो आई थिंक इट हैज अ हाई ग्रोथ। इट हैज नहीं, है नहीं, होगी। तो भाई यहां पर ये हैज बच्चे गलत हो जाएगा, क्योंकि बात यहां पर किसकी हो रही है बच्चों, बात यहां पर फ्यूचर की हो रही है। और फ्यूचर की अगर बात हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में होने की बात, अभी नहीं है, फ्यूचर में होगा, तो इट will have। हैज तो प्रेजेंट की पोजीशन को दिखाता है, प्रेजेंट की पोजीशन की बात नहीं की। अगले 4-5 महीने कुछ ऐसा ही करता रहा तो फिर बहुत अच्छी ग्रोथ रेट मिलेगी आगे फ्यूचर में, फ्यूचर में मिलेगी। तो फ्यूचर के लिए तो आप क्या यूज करते हैं, विल, और उस पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग हैव का यूज करेंगे। विल हैव अ हाई ग्रोथ रेट दिस ईयर, यहां पर क्या यूज करेंगे, विल हैव। क्या यूज करेंगे बच्चे, विल हैव का हम लोग यहां पर यूज करेंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि हैज, देखो सिंगल हैज हैव जो होता है वो प्रेजेंट के पोजीशन को दिखाया करता है। और अगर हम बात करें फ्यूचर में कोई चीज अगर हमारे पास होगी, जैसे मैंने कहा अगले 2 महीने में मेरे पास गाड़ी होगी, अभी नहीं है, आगे होगी, तो आई विल हैव अ कार, है ना, इन नेक्स्ट 2 मंथ्स। और आई हैव अ कार, इसका मतलब मेरे पास अभी गाड़ी है, ठीक है। चलिए जी अगले पर आते हैं फटाफट से। दोनों सेंटेंसेस को आप लोग जल्दी से बहुत ध्यान से देखेंगे। रिजल्ट्स फटाफट से देखें। रिजल्ट्स फाइंड दैट बॉयज प्लेड नॉट ओनली मोर देन गर्ल्स बट ऑल्सो परफॉर्म्ड बेटर इन मेनी फील्ड्स। पहला 19th वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप जल्दी से। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, ये देखो इसमें ग्रामर लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसमें कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। रिजल्ट्स परिणाम आ जाते हैं और परिणामों में पाया गया, इट मींस बात ही कब की हो रही है, पास्ट की हो रही है, तो रिजल्ट्स फाइंड नहीं हो सकता भाई। जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद ही तो पता लगेगा, पता लगा इट मींस वो काम हो चुका है, काम हो चुका है, तो मेरे दोस्तों पास्ट की बात आएगी। तो रिजल्ट फाउंड, भाई परिणामों में पाया गया क्या, दैट बॉयज प्लेड नॉट ओनली मोर देन गर्ल्स बट ऑल्सो परफॉर्म्ड बेटर इन मैनी फील्ड। ये लड़कों को बहुत सुकून दे रहा होगा ये सेंटेंस, है ना। अब ये सच है या नहीं है ये आप लोग जानते होंगे, एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या ये सच है, कौन बेटर है, लड़का या लड़कियां, जल्दी से बताएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, इस पे आप 10 घंटे लगातार बहस भी कर लोगे ना, 10 घंटे लगातार भी बहस कर लोगे तो भी रिजल्ट शून्य ही रहेगा। एट लास्ट रिजल्ट मेरे बच्चे 0 ही रहेगा। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ठीक है। दोनों ही जेंडर्स बिल्कुल इक्वली हमारे लिए है, बराबर है, लड़के और लड़कियां आजकल बराबर ही, आज जानते हैं। चलिए जी 28th क्वेश्चन देखते हैं। सेलिब्रेटिंग हिज 10 लॉन्ग ईयर्स इन फिल्म इंडस्ट्री, द एक्टर अनाउंस्ड दैट he would be doing a new show on television which would be done
कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, कि भाई वो एक टेलीविजन पर शो कर रहा होगा, ठीक है, और फिल्म इंडस्ट्री से संन्यास ले लिया भाई साहब ने, अब वो बिल्कुल कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए जी देखते हैं फटाफट से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। भाई सेलिब्रेटिंग इज 10 लॉन्ग ईयर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, 10 साल उसने अच्छे से इंडस्ट्री में सर्वाइव किया। द एक्टर अनाउंस, तो अब उसने कुछ अनाउंस कर दिया, है ना, अब अनाउंस कर दिया तो वो भैया पास में होना चाहिए, तो अनाउंस नहीं, इट शुड बी अनाउंस। क्या अनाउंस किया, दैट ही वुड बी डूइंग, है ना, उसने ये अनाउंस किया कि वो डूइंग अ न्यू शो ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर वो शो करेगा, विच वुड बी डन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि बिल्कुल फ्री में किया जाएगा, ठीक है। तो अनाउंस किया, इट मींस कोई चीज हो गई है, अगर हो गई है तो बच्चे पास में रखो उसको, है ना। जैसे मैंने अनाउंस किया था कि अब हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। जब हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, है ना, जब अगर हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ये बात मैंने आपको कही थी, तो अनाउंस कर दिया, अनाउंसमेंट, अगर कोई मैं अनाउंस बोल रहा है इंसान, अगर उसने कुछ बोलकर बता दिया, ठीक है ना, प्रोक्लेम कर दिया, तो फिर वो चीज पास्ट की हो जाएगी, और पास्ट के लिए तो पास्ट का टेंस आएगा। जल्दी से बताएंगे बच्चे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में यस सर या फिर नो सर करके एक बार लिखो, सो दैट कि मुझे पता लगे, है ना। और क्वेश्चन नंबर लिखकर अपना आंसर देंगे, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर लिखकर मेरे बच्चे अपना आंसर दें, और मैं एक बार देख लेता हूं कि सब कुछ ओके परफेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। जल्दी से देखेंगे फटाफट से। एक बार कमेंट करें जल्दी से, कमेंट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हाँ आ रहा बेटे कमेंट। फटाफट से करेंगे दोस्तों। कितने अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, इतने अगले क्वेश्चन को देखो और फटाफट से। 12th बोर्ड का भी पढ़ा दीजिए। अरे भाई 12th बोर्ड का तो नहीं पढ़ा पाएंगे अभी। चलिए, हैड आई नोन द वेदर फोरकास्ट अर्लियर आई वुड नॉट मेक प्लान्स टू गो आउट। अगर मैंने वेदर फोरकास्ट को पहले देख लिया होता या जान लिया होता, समझ लिया होता, वेदर फोरकास्ट का मतलब जब आपने कोई कि वहां बारिश होने वाली है या फिर तूफान आने वाला, इस तरह का फोरकास्ट आपने देखा हो, तो अब एक फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। देखिए, अगर इफ क्लॉज है ना, इफ क्लॉज जिसमें पास्ट परफेक्ट में हो, है ना, हैड आई नोन या इफ आई हैड नोन लिखें, एक ही चीज है। अगर ऐसा है तो अगला जो स्टेटमेंट होता है उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वुड, वुड के साथ हैव, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ वुड है, वो की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो देखो यहां पर हैड आई नोन द वेदर फोरकास्ट, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इफ आई हैड नोन, एक ही चीज है। ये बात बिल्कुल परफेक्ट हुई। तो अगले सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, वुड आया, वुड आ गया, वुड के साथ नॉट लग गया, ठीक है। बट उसके बाद मेरे बच्चों सीधा मेक नहीं, हमें पहले इस पूरे को हटाकर, इस वुड नॉट मेक को हटाकर क्या करना होगा, वुड नॉट हैव मेड प्लान्स टू गो आउट। भाई बाहर जाने का प्लान नहीं बनाता, बाहर जाने का प्लान नहीं बनाता बच्चे, है ना, क्लियर है? अरे बोलेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। इफ यू टू टॉक टू हर ऑन दिस सेंसिटिव मैटर, इफ यू टू टॉक टू हर ऑन दिस सेंसिटिव मैटर, इट इज प्रोबेबल दैट शी विल नॉट लिसन टू यू एट ऑल। अगर आप इस मुद्दे पर, इस सेंसिटिव मुद्दे पर उससे बात करोगे तो हो सकता है कि वो आपसे बात ही ना करे। अब देखो, इफ यू टू टॉक, ये जो टू टॉक होती है ना,
ये कैसी वर्ब है मेरे बच्चे? इन्फिनेटिव। बट इन्फिनेटिव कभी भी सब्जेक्ट के साथ एग्रीव नहीं करती। याद रखना, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ना, और वर्ब की फर्स्ट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन दोनों को ना तो सब्जेक्ट से कोई लेना देना है और ना ही टेंस से कोई लेना देना है ना। इनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। तो इससे पहले कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो इफ यू आर टू टॉक टू हर, अगर आप उससे इस सेंसिटिव मुद्दे पर बात करोगे, है ना, याद रखना इज एम आर के बाद इन्फिनेटिव अगर आता है, इज एम आर के बाद अगर इन्फिनेटिव आता है तो वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने का काम किया करता है। If you are to talk to her on this sensitive matter, it is probable that she will not listen to you at all, है ना? She will not listen to you at all. ठीक है, समझ पाए? तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? are। जैसे I, देखो अगर मैं ऐसा करूं, या she, या I am to purchase, I am to purchase a car, I am to purchase a car, ऐसा हम लोग बोले। चलिए अगले पर आते हैं। On many occasions we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कपड़ा पहनने की बात आए ना दोस्तों, तो या तो हम उसके लिए पुट ऑन का यूज किया करते हैं, या फिर, गलती नहीं है ये, ठीक है बिल्कुल, इसमें कोई गलती नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूं, पुट ऑन या फिर ट्राई ऑन, ये दो एक्सप्रेशंस हैं। जब कपड़ा पहनने की बात होती है, शरीर पर डालने की बात होती है ना, तो पुट ऑन या फिर ट्राई ऑन का यूज किया करते हैं। और कपड़ा उतारने, जैसे मैंने कहा मैंने ये जैकेट उतार दी, है ना, मानकर चले देखो मैंने जैकेट इस तरह से उतार दी, ठीक है, गर्मी लग भी रही थी, सही याद आया, ठीक है, मैंने ये जैकेट उतार दी। तो अब मैंने पहनी तो नहीं, अब मैंने जैकेट उतारी है दोस्तों। अब जैकेट उतारने को क्या बोलेंगे? तो पुट ऑफ। क्या बोलेंगे दोस्तों? पुट ऑफ या फिर टेक ऑफ, है ना। आई टुक ऑफ माय जैकेट, है ना, प्लीज टेक ऑफ योर जैकेट या पुट ऑफ योर जैकेट। चलिए नेक्स्ट आता है, द न्यू ईयर पार्टी कंटिन्यूड टिल मिडनाइट एज more and more guests join in the fun and frolic। उस फन एंड फ्रॉलिक का मतलब उस हर्षोल्लास को ज्वाइन किया, है ना भाई। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, फटाफट से बताएं, इससे आसान सवाल बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे बच्चे, जल्दी से देख लेंगे एक बार। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो छूट ही गया। ऑन मेनी ओकेजन वी डिड हेल्प द पुअर, है ना, पीपल बाय वे गिविंग देम फूड। यार 23rd तो हमने अभी शायद किया ही नहीं ना। ऑन मेनी ओकेजन्स, है ना, काफी ओकेजन्स पर वी डिड हेल्प। देखो डिड हेल्प लिखो या तो, या डिड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डिड यूज किया जाता है सॉरी स्ट्रेस को दिखाने के लिए कभी कभी, है ना, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, स्ट्रेस दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है सेंटेंस में। तो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे? We help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on। ठीक है, इजी है तो। और इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। न्यू ईयर पार्टी कंटिन्यू टिल मिडनाइट, मिडनाइट तक चली, इट मींस हो गया भैया। अभी देखो न्यू ईयर की बात कर रहे हैं, जैसे आज 3 तारीख है, 31 तारीख की जो पार्टी मिडनाइट तक चली, इट मींस पास की बात है। जब पास की बात है तो ज्वाइन कैसे हो सकता है दोस्तों? क्या होना चाहिए भाई? ज्वाइंड यहां पर होना चाहिए। क्या होगा बच्चे? ज्वाइंड यहां पर यूज किया जाएगा। तो द न्यू ईयर पार्टी कंटिन्यूड टिल मिडनाइट एज मोर एंड मोर गेस्ट्स ज्वाइंड इन द फन एंड फ्रॉलिक। ठीक है, अगले पर आते हैं, 25th क्वेश्चन को देखते हैं। द मार्केट कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव एंड वी एक्सपेक्टेड द ट्रेंड टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्वार्टर ऑल्सो। कि भाई मार्केट जो है वो पॉजिटिव है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे भी ऐसी रहे, ऐसी बात है। तो इट मींस यहां पर देखो, जब सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, द मार्केट कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव चल रही है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं, अभी करते हैं, करा नहीं था, तो भैया इसको प्रेजेंट में रखो कि भाई हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले क्वार्टर में भी वो ऐसी ही रहेगी। इट मींस हम लोग प्रेजेंट से फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो पास्ट का कोई लेना देना नहीं है।
तो इसीलिए हम लोग एक्सपेक्टेड नहीं एक्सपेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें फटाफट से। बिग लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, बिग लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस हु वर टिल नाउ पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एट सब्सिडाइज्ड रेट्स, जिनको सब्सिडाइज का मतलब सब्सिडी मिलती है ना, विल सून हैव टू पे द गवर्नमेंट एट फुल रेट। ठीक है, जल्दी से देखेंगे। बिग लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, हु वर टिल नाउ पेड, वर के बाद पेड थर्ड फॉर्म अगर आ जाए तो वो पैसिव वॉइस हुआ करता है, जबकि यहां पर तो एक्टिव वॉइस की है, जो कि जो दे रहे थे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइड रेट पे, विल सून, है ना, हैव टू पे गवर्नमेंट एट फुल रेट, उनको जल्दी से ही फ्यूचर में मतलब पूरे रेट पर बिजली देनी होगी। तो जो अब तक सब्सिडाइज रेट पर बिजली यूज कर रहे थे, इट मीन समथिंग was going on in the past. If something is going on in the past, we have to use past continuous. क्या यूज करेंगे बच्चे? पेइंग। क्या यूज करेंगे बच्चे? पेइंग। तो बिग लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस हु वर टिल नाउ पेइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी एट सब्सिडाइज्ड रेट्स विल सून टू पे द गवर्नमेंट एट फुल रेट्स। ठीक है, अगले पर आए, फटाफट से देखेंगे, जल्दी से देखें। स्क्रीन पे कट तो नहीं रहा, एक बार देखियो फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया फटाफट से देखते हैं। The new vaccination will help in prevent the disease to spread to other parts of the body। अब जो नई वैक्सीनेशन है ना, वैक्सीनेशन तो अब आपने कोरोना ने ऐसा रटा दिया कि वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है जानते हैं। वो हेल्प करेगी प्रिवेंट करने में डिजीज को, कि वो बाकी के हिस्सों में ना फैले, है ना, बाकी के हिस्सों में वो चीज इंफेक्शन वगैरह ना फैले, है ना। और ये बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता दूं, जो प्रेपोजिशन है, इसके बाद अगर कोई शब्द आएगा तो वो नाउन या फिर प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा देखा गया कि एक प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या यूज करना पड़ जाता है भैया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब लिखी मिल जाती है, तो हम उसको वर्ब नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन और प्रोनाउन के अलावा कुछ आ नहीं सकता। तो इसीलिए उस वर्ब को हम वर्ब ना रहने देने के लिए, कि वो वर्ब ना रहे, नाउन बन जाए, हम लोग क्या ऐड करते हैं उसके साथ? आईएनजी। क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जैसे ही आईएनजी जुड़ती है तो ये काम करने लगता है किसका? जेरेंड का। और जेरेंड का ही मतलब हमारा किससे है? नाउन। तो ये आईएनजी वाला एक्सप्रेशन हम लोग क्यों यूज किया करते हैं? कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, इस कंसेप्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। हम जानते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आया करता है बच्चे? नाउन आया करता है। और प्रेपोजिशन के बाद जब नाउन आता है तो वर्ब कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती, है ना। तो वर्ब को ही हमें नाउन में कन्वर्ट करना होगा और आईएनजी लगाकर हम उसको जेरेंड बनाते हुए नाउन में ले जाते हैं। ठीक है, वही चीज यहां पर करनी है। द वैक्सीन विल हेल्प इन, अब इन आ गया, और आप जानते हैं प्रिवेंट एक वर्ब है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो गलत है। हमें उसको क्या करना होगा? फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी में कन्वर्ट करना होगा, और इस तरह से कर देंगे। क्या करेंगे बच्चे? प्रेजेंटिंग, ऐसा हम लोग कर देंगे। द वैक्सीन विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग, प्रेजेंटिंग लिख दिया, प्रेजेंटिंग लिख दिया, प्रिवेंट होना चाहिए।
द न्यू वैक्सीन विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द डिजीज। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं। अ शार्प राइज इन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैज लेड लीड टू एन इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज। भाई सिंपल सी बात है, अगर शार्प राइज किस में हो जाए, पेट्रोल के प्राइस के दाम है ना, सॉरी पेट्रोल का दाम बढ़ जाए अचानक से, तो उसका असर क्या होगा, इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज। सभी सामानों का जो रेट है वो अपने आप में बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो गई तो भाई कमोडिटी भी महंगी हो जाएगी। तो इससे ज्यादा इजी आसान क्वेश्चन नहीं है। आप जानते हैं भैया, हैज, हैव और हैड, हैज, हैव, हैड, अगर हम बात करें इन तीनों शब्दों की सॉरी, हैज, हैव, हैड की अगर हम बात करें बच्चे, तो इनके बाद हमेशा और हमेशा कौन सी फॉर्म आती है बच्चे, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और थर्ड फॉर्म यहां पर लीड की क्या हुआ करती है, लीड फर्स्ट फॉर्म है, लीड, लेड, लेड, तो हैज लेड ऐसा हमें लिखना होगा। A sharp rise in the prices of petrol has led to an increase, है ना। हैज, हैव, हैड के बाद मेरे बच्चों थर्ड फॉर्म आती है। बताओ ये क्वेश्चन में कुछ मुश्किल था क्या? और ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ तूफान क्वेश्चन आते हैं। सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखना है। मेरे हिसाब से तो कई बार क्या लगता है कि हम थोड़ी बहुत अगर कॉमन सेंस भी यूज कर लेना, ग्रामर के रूल ना भी बहुत पता हो, तो भी अंग्रेजी का पेपर निपटा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल के पढ़े होते हैं ना, उनका इंग्लिश का डर बचपन से निकल जाता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही वो एनवायरनमेंट देखा है। प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग को थोड़ा तवज्जो भी देते हैं, तो उनको इंग्लिश से पहली बात तो डर नहीं लगता, है ना। क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में तो मैंने देखा है, क्योंकि मेरे कजन है जो एक बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ता है तो मुझे बताता है कि हमारे स्कूल में हिंदी बोलने पर ही फाइन है। हालांकि इस बात से मैं बहुत नाराज हुआ और मैंने वहां पर जाकर प्रिंसिपल से शिकायत भी की। हालांकि फिर उन्होंने थोड़ा सा उस चीज को मेरे को समझाया कि हम इसलिए, पर मैंने कहा हिंदी बोलने पर भारत में अगर फाइन लग जाए तो हमारा भारतीय होने पर कोई फायदा नहीं है। तो फिर उन्होंने इस चीज को करा। हालांकि उन्होंने फिर ऐसा कर दिया कि दिन में 2 लेक्चर्स में आपको इंग्लिश बोलना कंपलसरी है, बाकी में आप हिंदी में बात कर सकते हैं, बट टीचर के साथ जब आप करेंगे तो आप इंग्लिश में ही करें। फाइन नहीं था। तो बचपन से ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं तो उनको इंग्लिश पढ़ पढ़ कर उनका कॉमन सेंस स्ट्रांग हो जाता है। तो आधी चीजें तो कॉमन सेंस से कर लेते हैं, क्योंकि बचपन से इंग्लिश पढ़ी है। तो वही मैं बता रहा हूं। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं भी समझ में आ रही ना, तो अपना कॉमन सेंस यूज करो। ठीक है, अपने कॉमन सेंस को यूज करो, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें तो मुझे लगता है सभी को आती होंगी कि हैज, हैव, हैड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वो की थर्ड फॉर्म आती है ना। और इज, एम, आर का पास क्या होता है, वॉज, वर होता है ना। अगर कोई सेंटेंस पास में शुरू हुआ तो पास में ही वो चलता है। ये बातें तो मुझे लगता है हर स्टूडेंट को पता है, और नहीं पता तो फिर एक सोचने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ड्रेस्ड इन अ ब्यूटिफुल ब्लू गाउन, द लिटिल गर्ल ईगरली वेट्स फॉर हर फादर टू रिटर्न सो दैट शी कुड कट द केक। भाई ड्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल ब्लू गाउन, बढ़िया सा ब्लू गाउन पहनकर, द लिटिल गर्ल ईगरली वेट्स फॉर हर फादर, वेट किया या करती है हमेशा, क्या वो हमेशा ब्लू गाउन पहनकर ऐसा करती है, सो दैट शी कुड कट द केक, है ताकि वो केक को काट सके। ये हमेशा करती है, क्योंकि देखो अगर वेट्स आया है, वेट्स का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है रेगुलर एक्शंस को दिखाना, जो रेगुलरली होता रहता है, रिपीटेडली होता रहता है। ठीक है, अगर रिपीटेड नहीं है, एक ही बार के ऑप्शन को दिखाएंगे, तो यहां पर वेट्स नहीं बचे, यहां पर सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए अभी देखेंगे एक बार इसको। वेट्स नहीं होगा, उसने अपने पापा का इंतजार किया, तो वेट्स नहीं, वेटेड यहां पर होना चाहिए। क्या यूज करेंगे, वेटेड।
चलिए भैया देखते हैं फटाफट से। तो यहां पर वेट्स ना होकर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, एक सेकंड फोन आ रहा है भाई, फोन मत करा करो क्लास के दौरान बच्चे। चलिए, तो ड्रेस इन अ ब्यूटीफुल ब्लू गाउन एंड द लिटिल गर्ल ईगरली वेटेड फॉर हर फादर। वेट करा उसने कि भाई ताकि पापा आ जाए और फिर वो केक काट सके, ठीक है। पास्ट की बात थी। द हाई कोर्ट ऑन थर्सडे बैन रनिंग ऑफ डीजल रन व्हीकल्स इंक्लूडिंग स्मॉल व्हीकल्स इन द इको सेंसिटिव जोन। जो हाई कोर्ट है कब, ऑन थर्सडे, थर्सडे का मतलब पिछला थर्सडे होगा, है ना। बैन नहीं, फिर बैन, जब बात ही पास्ट की हो गई, थर्सडे को हाई कोर्ट ने बैन कर दिया कौन सी गाड़ी, डीजल रन व्हीकल, जो डीजल से चलती हैं उन गाड़ियों को क्या कर दिया दोस्तों, बैन कर दिया, इंक्लूडिंग स्मॉल व्हीकल्स इन दी इको सेंसिटिव जोन। आगे बढ़ते हैं। इफ एवरीथिंग गो वेल, अगर सभी कुछ बढ़िया जाए, है ना, इफ एवरीथिंग गो वेल द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ विल बी कंडक्टेड विदाउट एनी डिसरप्शन। डिसरप्शन का मीनिंग कौन बताएगा, एक बार कमेंट में जल्दी से मुझे बताएंगे। डिसरप्शन का मतलब होता है क्या, अरे बोल दो जनाब, डिसरप्शन का क्या मीनिंग है, अरे फटाफट से बता देंगे जी, ये तो सेंटेंस से क्लियर हो गया। तो भाई अगर सब कुछ बढ़िया चलता रहा ना, तो एग्जाम शेड्यूल हुआ है नेक्स्ट मंथ में, वो विदाउट किसी भी परेशानी, बिना किसी परेशानी के, प्रॉब्लम के, वो एज इट इज समय पर करा लिया जाएगा, ठीक है। डिसरप्शन का मीनिंग क्लियर हो गया। अब जल्दी से सेंटेंस बता दीजिए। अब देखिए, ये इतना आसान क्वेश्चन है। अगर मैं आपके साथ बात करूं, ही गो स्कूल, ठीक है, ही गो टू स्कूल, ये इतना ही आसान सेंटेंस था भैया। आप कहोगे गुरुजी यहां पर ही सब्जेक्ट है और गो उसकी वर्ब है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो मेरे बच्चे सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब आया करती है ना, वो सब्जेक्ट को फॉलो करेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर है तो यहां पर क्या करना होगा, गोज, ठीक है, जानते हैं। और यही गलती हम लोगों से यहां पर भी हो गई। एवरीथिंग है, एवरीथिंग क्या होता है, सिंगुलर, और अगर सिंगुलर है तो भैया सिंगुलर के लिए तो वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो गो के प्लेस पर यहां पर क्या करेंगे बच्चे, गोज, ठीक है। गो के प्लेस पर दोस्तों यहां पर क्या किया जाएगा, गोज। इफ एवरीथिंग गोज वेल, अगर सब कुछ बढ़िया से जाता है, ठीक है, द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट मंथ विल बी कंडक्टेड विदाउट एनी डिसरप्शन, कोई बिना प्रॉब्लम के करा लिया जाएगा, ठीक है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। द पेन इज अवे आफ्टर द सर्जरी, ठीक है, एंड स्लोली द स्टिच मार्क्स ऑल्सो वेनिस्ड। द पेन इज अवे मतलब चला जाएगा, है ना, कब है ना, आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी मतलब जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद, एंड धीरे धीरे जो स्टिच मार्क्स होते हैं ना, जो स्टिच का मतलब जो टाके जिसको हिंदी में बोल देते हैं, ऑल्सो वेनिश, वेनिश भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसरप्शन भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेनिश का मतलब जो स्टिच के मार्क्स है ना, वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो पेन है ना सर्जरी के बाद चला गया, ठीक है, और धीरे धीरे स्टिच मार्क्स भी चले जाएंगे, ठीक है, चले गए, सॉरी, है ना, धीरे धीरे वो भी चले गए। वेनिश का मतलब पास्ट को दिखा रहा है, जब बात ही पास्ट की हो रही तो भैया ईज थोड़ी, यहां पर द पेन ईज्ड अवे आफ्टर द सर्जरी एंड स्लोली द स्टिच मार्क्स ऑल्सो वेनिस्ड, कि भाई पेन भी चला गया और धीरे धीरे स्टिच मार्क्स भी गायब हो गए सर्जरी के बाद। तो यहां पर अगेन हमें क्या करना होगा, ईज्ड करना होगा, क्योंकि सेंटेंस जो था हमारा वो ऑलरेडी किस में है मेरे भाई, पास्ट में। इजी, द पेन ईज्ड अवे। चलो अगले पर आते। They have recently began to purchase furniture for their new house, which is being constructed in Pune. चलिए जी देखते हैं भाई साहब,
अगेन ये जो सेंटेंस है ये इतना आसान सा सेंटेंस है, इसको शायद बताने की, कुछ सेंटेंसेस तो इतने आसान होते हैं उनको शायद टीचर को बताने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए, बट बच्चे को बहुत ही विजिलेंट तौर पर देखना होता है। हम कभी कभी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं और हमें लगता है अरे सर सही है सेंटेंस, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है सर कोई एरर नहीं है। इस शब्द को देख लो, आधी कहानी समझ में आ जाएगी और करेक्ट कर लोगे। आप एक वर्ड जानते हैं बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरुआत करना, है ना, किसी चीज को शुरू करना। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है बिगेन और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। आप जानते हैं ये जो है अपने साथ थर्ड फॉर्म यूज किया करता है, तो बिगेन ना होकर अरे बोल दो भाई यहां पर क्या यूज करेंगे, अरे बोल रहे हैं बिगिन बिगेन बिगन या बिगिनिंग, क्या यूज करूं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं क्या हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं फटाफट से। तो दे हैव रिसेंटली बिगन यहां पर करेंगे आप टू परचेज फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन पुणे। चलिए अगला देखते हैं। मेनी इंटरनेशनल कंपनीज आर इन्वेस्टेड इन इंडिया, ठीक है, एज इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। अरे भाई साहब बड़ा अच्छा लगा सेंटेंस। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज भारत में पैसा लगा रही हैं, इट मींस समथिंग इज इन प्रोग्रेस। अगर कोई भी चीज प्रोग्रेस में दिखाती है ना, इट मींस वो कॉन्टिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और कॉन्टिन्यूस टेंस किसमें, यहां पर इन्वेस्टेड नहीं आएगा। और भैया यहां पर तो देखो मेनी इंटरनेशनल कंपनीज जो है ना वो इन्वेस्ट वो ही कर रही हैं, इट मींस इन्वेस्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये कर रही हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, डूअर है, और सब्जेक्ट अगर डूअर है तो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर तो वैसे भी नहीं चाहिए। एसएमआर के बाद थर्ड फॉर्म ऐसा तो चाहिए ही नहीं था, हमें पैसिव वॉइस तो लिखना ही नहीं है, हमें एक्टिव वॉइस में कॉन्टिन्यूस बनाना है। तो यहां पर भाई पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर थोड़ी चाहिए हमें। तो मेनी इंटरनेशनल कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया एज इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शी इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक एक, बैक एक का मतलब भैया कमर दर्द है ना, कमर में होता है, सिंस मंडे, मंडे से, ठीक है, एज he has been working on the computer for at least 8 hours a day। भाई वो पिछले मंडे से कमर दर्द से जूझ रही है क्योंकि वो 8-8 घंटे है ना कंप्यूटर पर काम करा करती है, ठीक है। देखेंगे बहुत ही आसान है, फिर एक कंसेप्ट भी बताऊंगा, जल्दी से देखें फटाफट से। इस इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, याद रखें। देखो एक इस पे कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। अगर हम किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में दोस्तों क्या जोड़ रहे हैं, टाइम। किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर आपने क्या जोड़ दिया भैया, टाइम जोड़ दिया, तो उसको फिर हम लोगों को चेंज करके किस में लिखना होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्लस टाइम, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टाइम दे दिया गया तो हमें किस में चेंज करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपको टाइम जोड़कर दे दिया गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में टाइम जोड़ दिया गया, फ्यूचर हालांकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रेयरेस्ट केस में यूज हम लोग करते हैं। देखो जैसे मैं समझाने की कोशिश करूं, जैसे मैंने कहा राहुल इज लिविंग इन दिल्ली,
राहुल दिल्ली में रह रहा है, बिल्कुल सही सेंटेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है बच्चे सेंटेंस में, ना। राहुल जो है वो दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, राहुल इज लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु अगर हम ऐसा करें तो राहुल इज लिविंग इन दिल्ली की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और इसी में टाइम जोड़ दें सिंस 2010, कि वो 2010 से रह रहा है। अब देखो, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम जोड़ दिया, जैसे ही जोड़ दिया टाइम तो आप कहोगे सर इज लिविंग नहीं, यहां पर क्या यूज करेंगे, हैज बीन लिविंग, ठीक है, ऐसे हमें करना, ऐसा हमें करना होगा दोस्तों, ठीक है। वही लॉजिक इस सेंटेंस में है, सेम लॉजिक है बच्चे। इज सफरिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, सिंस मंडे टाइम भी जोड़ दिया मंडे से, है ना। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ टाइम जोड़ दिया जाएगा तो भैया फिर यहां पर इसको इज सफरिंग ना करके हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लेकर जाना होगा, और हमें क्या करना होगा, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक एक, है ना, एज ही हैज बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, क्योंकि वो करती आ रही है एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे, काफी लंबे समय से 8-8 घंटे काम करती आ रही है, अभी भी कर रही है ना, और आगे भी करती रहेगी। आज समझ पाए? तो दोस्तों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें चेंज करना होता है, क्यों, रीजन भी देखो, इसका थोड़ा लॉजिकल में बता दूं। ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब अभी काम चल रहा है समथिंग, तो कॉन्टिन्यूस टेंस चाहिए, है ना, और उसमें टाइम जोड़ दिया, टाइम जोड़ने का मतलब है टाइम कंप्लीट हो गया है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देखो परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कंप्लीशन को शो दिखाना, और कॉन्टिन्यूस का मतलब है चल रहा है, तो इस सिचुएशन में दोनों चीज हो जाती हैं, काम तो अभी भी चल ही रहा है बट समय पूरा हो गया है। जैसे देखो राहुल दिल्ली में तो अभी भी रह रहा है, बट सिंस 2010, इसका मतलब क्या है, रहते रहते 23 साल तो हो गए, 23 साल, सॉरी 13 साल है, 23 साल कह रहा हूं, 13 साल तो हो गए रहते रहते, वो तो कंप्लीट हो गया ना, समय तो कंप्लीट हो गया ना, 2010 से लेकर कुछ समय तो उसने कंप्लीट कर लिया, टाइम कंप्लीट हो गया बट एक्शन अभी भी चालू है। जब भी कभी टाइम कंप्लीट हो जाए, एक्शन चालू हो, ऐसी सिचुएशन में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज किया करते हैं, ये एग्जैक्ट लॉजिक है बच्चे। चलो भाई 38 पढ़ो, सेंटेंस लंबा है, हमें लगा मुश्किल है, देख लेते हैं। द न्यूज़पेपर विच डज नॉट एक्सेप्ट एडवर्टाइजमेंट्स एंड इज फंड एंटायरली बाय डोनेशन डिस्क्राइब्स इटसेल्फ एज द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर ऑन द प्लेनेट। आसान है बच्चे, ये कंसेप्ट हमने पिछली क्लास से ही पढ़ा हुआ है। देखो यहां से समझ में आया, प्रेजेंट प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट, बस, तो इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहेगा, पास का लफड़ा नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत ही आसान है, देखो जल्दी से। अब देखो हमने एक चीज सीखी थी फर्स्ट क्लास में ही, इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, इन सभी वर्ब्स के बाद या तो आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर थर्ड फॉर्म। ये कब आएगी, जब बात कॉन्टिन्यूस को दिखाने की होगी, और इनके साथ थर्ड फॉर्म कब आएगी, पैसिव वॉइस में आएगी। ये बात हम लोगों ने सीखी है। द न्यूज़पेपर विच डज नॉट एक्सेप्ट एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, एंड इज फंड एंटायरली। मुझे बताओ फंड जो दिया है वो न्यूज़पेपर ने दिया है क्या? जी नहीं, न्यूज़पेपर को दिया है। इट मींस जब सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर होता है तो भैया पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर होती है, और पैसिव वॉइस में इज एम आर के बाद अगर पैसिव चाहिए तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्या यूज करेंगे बच्चे, फंडेड। क्या यूज करेंगे बच्चे हम लोग, फंडेड। द न्यूज़पेपर विच डज नॉट एक्सेप्ट एडवर्टाइजमेंट्स एंड इज फंडेड एंटायरली बाय डोनेशन, ठीक है, तो यहां पर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमें यूज करना होगा, ठीक है। अगले देखते हैं। The members of the musical group have accepted that they have been contributing money from their pockets in the initial years to meet the expenses of the group। कि वो अपनी जेब से भैया पैसा दे रहे थे, अपनी जेब से वो पैसा दे रहे थे, है ना। अब क्या कहे, द मेंबर ऑफ द म्यूजिकल ग्रुप हैव एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया क्या,
दैट दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग मनी फ्रॉम देयर पॉकेट्स इन द इनिशियल ईयर्स। इससे हमें समझ में आता है इनिशियल ईयर का मतलब है शुरुआत में, और शुरुआत का मतलब भाई कहीं ना कहीं से उन्होंने शुरुआत की होगी और यहां पर आकर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई शुरुआत में हम अपनी जेब से पैसा लगा रहे थे। इट मींस ये याद दिलाता है किस चीज की, पास्ट की। जब बात पास्ट की हो रही है तो दोस्तों यहां पर हैव से ना करके हमें क्या यूज करना होगा, हैड बीन कंट्रीब्यूटिंग। क्या करेंगे, हैड बीन कंट्रीब्यूटिंग मनी फ्रॉम देयर पॉकेट्स इन द इनिशियल ईयर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द ग्रुप। समझ पाए? चलिए जी आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। I took my children to watch some children's film being screened in the city, जिसको कि स्क्रीन पे लगाया गया था। बहुत ही आसान है, ये भी कंसेप्ट बच्चे हम लोगों ने डिस्कस किया है। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर रहेगा। हमने एक चीज देखी थी ना, मैंने आपको बताया था बी की कोई भी फॉर्म हो, जैसे अभी भी बताया इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर ये है तो या तो आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म यूज होगा, है ना, अभी भी रिसेंटली ही बताया। तो बी के बाद मेरे बच्चे बी की कोई भी फॉर्म हो, या तो उसके बाद थर्ड फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म। और बी का मतलब किस किस से होता है ये भी जान लें। बी, चलो अगले पेज पे लिखते हैं। बी इज एम, आर, was, were, been, being। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये सभी बी की फॉर्म्स हैं, इसके बाद या तो थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है या फिर फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये कंडीशन हुआ करती है। तो आई टुक माई चिल्ड्रन टू वॉच, टुक आ गया, ठीक है। टू वॉच इन्फिनेटिव को तो कोई लेना देना नहीं होता टेंस से। सम चिल्ड्रंस फिल्म, बीइंग आ गया। बीइंग, बीइंग कौन सी बी की फॉर्म है। अब उसके बाद फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आ सकती, ये तो समझ में आया। स्क्रीन का मतलब होता है चलाई जा रही है ना, सिटी में। बीइंग आईएनजी फॉर्म आ गई तो उसके बाद ये थर्ड फॉर्म ही आएगी, क्या होगा। अब आपको लग रहा होगा सर बीइंग के बाद आईएनजी फॉर्म भी लिख सकते हैं क्या, तो वही, वो ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म है, तो उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। बीइंग स्क्रीन्ड इन द सिटी, मतलब पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर हमें चाहिए, तो बी के बाद थर्ड फॉर्म का ही यूज दोस्तों किया जाता है। बी के बाद थर्ड फॉर्म का ही यूज हम लोग किया करते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने हर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझ कर चला। सीधा ये नहीं डिस्कस किया कि ये एरर है इसमें, वो एरर है तो क्यों एरर है, क्या रीजन था उसका, ये जानने की कोशिश की। तो चलिए दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।